हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का हमारा लेक्चर कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो रोटेशन के हमारे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कवर अप करेंगे। तो पहला टॉपिक हम आज जो करेंगे वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? तो अगर सिंगल फोर्स है फॉर एग्जांपल, तो वो किसी पॉइंट पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कोई बॉडी है, तो इस पे अगर मैं ऐसे करके धक्का अप्लाई कर रहा हूं, तो ये धक्का एक सिंगल पॉइंट पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स? डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे ना लग के पूरी बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे लग रही है, बहुत सारे पॉइंट्स पे लग रही है। तो उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का रिजल्टेंट अगर मैं सिंगल फोर्स से रिप्लेस करूं, तो सिंगल फोर्स को किस पॉइंट पे लगाना चाहिए, वो पॉइंट हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए इमेजिन करते हैं, हमारा जो फोर्स हम फेमिलियर हैं वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इमेजिन करिए एक रॉड है, एल लेंथ एम मास की रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। तो इसके हर पॉइंट पे ग्रेविटी लग रही होगी, हर पॉइंट पे, मतलब जो ग्रेविटी है ऐसा नहीं सिंगल पॉइंट पे लग रही है, ग्रेविटी इज एक्टिंग एट ऑल द पॉइंट्स। मतलब जो डीएम मतलब एक तरीके से ये बहुत सारे छोटे छोटे डीएम मासेस से मिलके बना हुआ है, तो ग्रेविटी हर पॉइंट पे लग रही है। बट आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस ग्रेविटी बाय अ सिंगल ग्रेविटी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है ग्रेविटी की, मैं इसको सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो वो सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे मुझे अप्लाई करनी चाहिए, वो हम सीखना चाहते हैं यहां पर। वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है वैसे, बट इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को मैं सिंगल फोर्स से अगर रिप्लेस करना चाहूं, तो जिस पॉइंट पे मुझे वो अप्लाई करनी है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सच दैट क्या सेम रहना चाहिए, मतलब वो जो सिंगल फोर्स है वो इन सारी फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर तो होना ही चाहिए, बट एक और चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो है कि इन फोर्सेस का जो टॉर्क है, जो टोटल टॉर्क है इन फोर्सेस का, वो सिंगल फोर्स के टॉर्क के बराबर होना चाहिए। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वाला पॉइंट मैं लूं रॉड का, तो लेफ्ट वाले पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे तो ये फोर्सेस जो लग रही हैं, मतलब हर जगह ये डीएमजी लगेगी, डीएमजी। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक्स दूरी पे, यहां से एक्स दूरी पे एक एलिमेंट ले रहा हूं, ऐसे करके डीएक्स लेंथ का एलिमेंट ले रहा हूं जिसपे डीएमजी फोर्स लग रही है। तो ये जो डीएमजी फोर्स लग रही है, ये डीएमजी फोर्स कुछ टॉर्क पैदा करेगी। तो टोटल ऑब्वियसली जो समीशन ऑफ डीएमजी हो जाएगा, इट विल बी एमजी, वो एमजी के बराबर होगा, मतलब सारी फोर्स का रिजल्टेंट एमजी के बराबर होगा। नाउ ये जो सिंगल, अगर मैं इस इन डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को सिंगल फोर्स एमजी से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो ये कहां अप्लाई करनी चाहिए? वैसे हमको पता है ये सेंटर पे अप्लाई होती है, लेकिन फिलहाल हम वो डिराइव करना चाहते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि आई वांट टू अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, आई वांट टू रिप्लेस दिस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स बाय अ सिंगल फोर्स, देन एट व्हाट पॉइंट शुड इट बी अप्लाइड सो दैट टॉर्क ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ दिस सिंगल फोर्स। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब ये एक तरीके से टोटल लेंथ इसकी एल है, तो ये दूरी अगर y है, तो ये y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड से, ताकि इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का टॉर्क और एक सिंगल फोर्स का टॉर्क सेम आए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का टॉर्क अगर मैं निकालूं, तो डी टाउ विल बी इक्वल टू डीएमजी इंटू एक्स। तो टोटल टॉर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीएम की जगह मैं लिख सकता हूं एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और एक्स की वैल्यू ले जानी पड़ेगी 0 से लेकर एल तक। तो जो टोटल टॉर्क आएगा वो इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो वो आएगा एम जी बाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2, एक एल कटेगा, तो ये आएगा एम जी एल बाई 2। तो नेट टॉर्क जो लगेगा यहाँ बॉडी पे, इस पार्टिकल पे, इस बॉडी पे ग्रेविटी का, वो है एम जी एल बाई 2। नाउ ये सिंगल फोर्स अगर वाई दूरी पे लग रही है, तो लेफ्ट हैंड से ही मैं टॉर्क देखूंगा, तो इस सिंगल फोर्स का टॉर्क हो जाएगा एम जी वाई। तो ये वाई इतना होना चाहिए कि सिंगल फोर्स का टॉर्क और इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का टॉर्क
बैलेंस करना चाहिए। तो यहां से देखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी L/2। तो ये देखें तो मतलब सेंटर पे लगानी पड़ रही है एक्चुअली। इस पॉइंट को जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी को नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ध्यान देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली सेंटर ऑफ मास ही होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन अलग है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन अलग है, और दोनों अलग हो सकते हैं अगर g वेरिएबल हो। यहां g क्या है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जा रहा है क्योंकि g कांस्टेंट है और इसलिए g कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन अगर g वेरिएबल होगा फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उस केस में सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब सेंटर ऑफ मास पे नहीं रहेगा। तो फिलहाल क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमारा g यूनिफॉर्म रहता है, तो ज्यादातर केसेस में हम जो लेंगे तो उसमें जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे ना हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी वेरिएबल है, जैसे अर्थ है और अर्थ पे बहुत लंबी रॉड रखी है ऐसे करके, सच दैट ये रॉड काफी लंबी है, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे नहीं आएंगे अगर ये रॉड काफी लंबी है तो, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन है एक तरीके से। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह पे नहीं आएंगे, मतलब सेंटर ऑफ मास तो अभी भी अगर यूनिफॉर्म रॉड है बीचों बीच आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरी जगह आ सकता है, मतलब वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग क्या है। ऐसे करके और भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे ये तो हमने ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात की, अब ऐसे ही हो सकता है नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जरा समझें इस बात को, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ऐसे क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है और ये जमीन पर इस तरीके से रखी हुई है। नाउ यहां पर अगर देखेंगे तो ग्रेविटी हर जगह लग रही है, ग्रेविटी को सिंगल पॉइंट पे अगर मैं लगाऊं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिलहाल वही सेंटर ऑफ मास भी है, तो सेंटर ऑफ मास पे लगा सकता हूं mg। नाउ नॉर्मल जो होगा वो यहां सिंगल पॉइंट पे नहीं लगेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो जमीन से जो नॉर्मल लगेगा वो छोटा छोटा नॉर्मल अलग अलग पॉइंट्स पे लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो छोटा छोटा नॉर्मल लगेगा इस तरीके से, और वो इन सब पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो छोटा छोटा नॉर्मल ही अप्लाई होगा। तो ये नॉर्मल भी डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, इट इज नॉट a single force, it is a distributed force. Now I want to replace this normal by a single normal, तो वो नॉर्मल किस पॉइंट पे अप्लाई होना चाहिए? तो ये फिलहाल इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है और तो ये नॉर्मल जो होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर उस केस में बाय सिमेट्री में बोल सकता हूं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नीचे ही आना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो P पॉइंट है नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे ही आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर इसके नीचे नहीं आएगा तो फिर सेंटर के अबाउट कुछ टॉर्क पैदा हो जाएगा नॉर्मल का, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे अगर कोई चीज है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो इसलिए यहां अगर देखेंगे तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे होना चाहिए, अगर ये समझें तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाले जो साइड है इसके बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो नॉर्मल इस जगह पे लगनी चाहिए, तो नॉर्मल की वैल्यू होगी तो mg के बराबर, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा, और वो सिंगल पॉइंट जो होगा वो c के बिल्कुल नीचे लगेगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये इस तरीके से नॉर्मल देखना आना चाहिए। नाउ अब यहां पर जो कंसेप्ट है दूसरा वो है टॉपलिंग का कंसेप्ट, तो इसी से रिलेटेड है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से ही रिलेटेड है द कंसेप्ट ऑफ टॉपलिंग। तो जरा इसको समझने की कोशिश करें। तो इमेजिन करिए यही हमारी यही ब्लॉक है इस तरीके से, इसकी कुछ फॉर एग्जांपल हाइट है h और इसकी कुछ लेंथ है ये ऐसे करके l। तो यही जो ब्लॉक है h हाइट का और l लेंथ का, फॉर एग्जांपल ये ऐसे रखा हुआ है जमीन पे। ठीक है, नाउ इस पर ऑब्वियसली ग्रेविटी इसके सेंटर पे मैं अप्लाई कर सकता हूं, जो ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। नाउ इस पर
मैं फोर्स लगाने लगता हूं इस पॉइंट पे, या फिलहाल इस पॉइंट पे नहीं, फिलहाल सेंटर से पास होते हुए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने लगता हूं, तो ये F मैं राइट साइड को लगाने लग गया। तो F राइट साइड को लगाने लग गया अगर, तो यहां फ्रिक्शन पैदा होने लगेगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन पैदा होने लगेगा, तो फ्रिक्शन इसकी स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा, तो लेफ्ट साइड को पैदा होगा। नाउ फॉर एग्जांपल अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिप, मतलब अभी स्लिप नहीं हो रहा है, तो स्लिप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू कैपिटल F। फ्रिक्शन की वैल्यू कैपिटल F के बराबर है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कैपिटल F के बराबर है अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो। नाउ यहां पर जो नॉर्मल लगेगा अगर देखेंगे तो नॉर्मल क्या अभी भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या? तो अगर ध्यान से सोचेंगे तो जवाब है नहीं, अब नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। ऐसा क्यों, जरा समझेंगे। ऐसा इसलिए, इमेजिन करिए आप सेंटर पर बैठकर देख रहे हैं, तो सेंटर पर बैठकर देखेंगे तो आपको ग्रेविटी का कोई टॉर्क नहीं दिखेगा और कैपिटल F का भी कोई टॉर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। लेकिन ये फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क, उसका टॉर्क दिखेगा, और उसका टॉर्क ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिखेगा, सॉरी, तो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो सेंटर पर बैठकर देखें तो ये इसको ऐसे ट्विस्ट करना चाह रहा है ना, अगर ऐसे ट्विस्ट करना चाह रहा है, इस तरीके से ट्विस्ट करना चाह रहा है, तो ये अगर ऐसे, ये क्लॉकवाइज है तो ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इस जगह जो कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर ध्यान से देखें तो जमीन के अंदर घुसना चाह रहे हैं, और इधर के कॉन्टैक्ट पॉइंट जमीन से उठना चाह रहे हैं। तो अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है कि पहले हर जगह कॉन्टैक्ट पॉइंट बराबर दबा रहा था जमीन को, लेकिन अब देखेंगे अगर आप, ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ज्यादा जमीन के अंदर घुसना चाह रहे हैं और यहां वाले उठना चाह रहे हैं। तो उससे होगा क्या, नॉर्मल, यहां जमीन ज्यादा नॉर्मल लगाने लगेगी, यहां जमीन ज्यादा नॉर्मल लगाने लगेगी, और राइट आते आते ये नॉर्मल जो होने लगेगा वो घटने लगेगा। ये मतलब नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा अब नॉर्मल का। तो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल का, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो यहां से थोड़ा राइट साइड को खिसक जाएगा, मतलब टोटल नॉर्मल मैं ऐसे लगा सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड अभी भी mg के बराबर होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रहा है ना सिस्टम का, तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड अभी भी mg के बराबर होगा, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा राइट को खिसक जाएगा। पहले एग्जैक्टली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था या सेंटर ऑफ मास जो था उसके जस्ट नीचे था नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन अब राइट को खिसक जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये y दूरी खिसक गया नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अभी तक स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो स्मॉल f कैपिटल F के बराबर है, और तो जितना आप कैपिटल F बढ़ाते जाएंगे तो स्मॉल f भी बढ़ता जाएगा, और जितना स्मॉल f बढ़ता जाएगा स्मॉल f का टॉर्क बढ़ता जाएगा, तो उससे नॉर्मल और ज्यादा राइट को खिसकता जाएगा, मतलब नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा। तो कितनी दूरी पे है नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर ये निकालना चाहें, तो अभी भी है तो इक्विलिब्रियम पे ही, मतलब अभी मूव करना तो स्टार्ट किया नहीं है, ना रोटेट करना ना ट्रांसलेट करना, तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो फिर अभी भी मैं फोर्सेस को टॉर्क को बैलेंस कर सकता हूं। तो सेंटर पर बैठकर देखूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है और नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो F इंटू ये विच इज h/2 दैट शुड बी इक्वल टू नॉर्मल इंटू y। तो अगर y दूरी पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो यहां से अगर देखेंगे नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg के बराबर है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल f की वैल्यू कैपिटल F के बराबर है इंटू h/2mg, तो ये y की वैल्यू हो गई। अगर आप देखेंगे कैपिटल F अगर आप बढ़ाएंगे और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फिर y भी बढ़ेगा, मतलब उतना दूर जाता जाएगा जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो यहां पर दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे दो सिचुएशन जो यहां अराइज हो सकती है, वो हो सकती हैं टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, एक हो सकती है टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग और दूसरी हो सकती है स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग। तो दो सिचुएशन यहां अराइज हो सकती हैं, वन इज टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग एंड सेकंड इज स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग। तो क्या मीनिंग है, टॉपल होने का क्या मतलब होता है? टॉपल होने का मतलब होता है व्हेन दिस नॉर्मल, ये नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा ये कोने तक पहुंच सकता है, उससे बाहर तो जा नहीं सकता नॉर्मल, तो जैसे ही ये नॉर्मल कोने पे पहुंचेगा तो ये बॉडी फिर इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने लगेगी। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं, जैसे टॉपल अगर देखने की कोशिश करें, टॉपलिंग का एग्जाम्पल अगर देखने की कोशिश करें, जैसे कि ये बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, तो ये अभी मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ
तो ये टॉपल कर रहा है, ये देखें अगर ये टॉपल कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये इसके अबाउट टॉपल करने लग गया। तो यहां पर जैसे मैं इसको एक इस तरीके से एक सरफेस पे रख रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस पे रख रहा हूं, तो ये सरफेस पे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ, तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, तो ये फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, तो ये फोर्स लगा रहा हूं, तो ये देख रहे हैं, तो ये टॉपल कर जा रहा है, तो ये टॉपलिंग हो रही है यहाँ। ये टॉपल होने का मतलब है नॉर्मल बिल्कुल कोने पे पहुंच जाना। तो यहाँ पर टॉपलिंग ये पहले हो जा रही है, स्लिपिंग नहीं हो रही है पहले, यहाँ पर स्लिपिंग से पहले टॉपलिंग हो जा रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये मैं फोर्स थोड़ा नीचे लगाऊं, ध्यान से देखेंगे, फोर्स थोड़ा नीचे लगाऊं, हाँ तो अभी भी टॉपलिंग हो रही है। ये देखें अभी क्या हो रही है, अभी स्लिपिंग पहले हो जा रही है, ध्यान से देखिए, अभी स्लिपिंग पहले हो रही है। अगर मैं ऊपर फोर्स लगाऊं तो टॉपलिंग पहले हो रही है। दिस इज टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग एंड दिस इज स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग। तो ये दो केसेस का मतलब जरा समझेंगे कब क्या हो सकता है। तो टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग तब होगी, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग तब होगी व्हेन नॉर्मल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल हैज रीच्ड एट कॉर्नर, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्नर पे पहुंच चुका है, बट फ्रिक्शन इज स्टिल लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंचा है अभी, तो उस केस में टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग कब होगी, व्हेन फ्रिक्शन हैज रीच्ड इट्स लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है, बट नॉर्मल हैज नॉट रीच्ड एट कॉर्नर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो कॉर्नर पे नहीं पहुंचा है। अगर फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पहुंच चुका है पहले, नॉर्मल के कॉर्नर पे पहुंचने से पहले फ्रिक्शन अगर अपनी लिमिटिंग वैल्यू पहुंच चुका है तो फिर होगी स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग। और अगर नॉर्मल पहले पहुंच जाए कॉर्नर पे, फ्रिक्शन के लिमिटिंग पहुंचने से पहले नॉर्मल हैज रीच्ड एट द कॉर्नर, देन उस केस में टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग होगी। तो ये दो केसेस हैं, रियल लाइफ में आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिल्कुल। कोई भी बॉक्स लेके जरा उस पर फोर्स लगाने की कोशिश करिए और देखिए कि टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग हो रही है या स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग हो रही है। जैसे इसी केस में यहां पर मतलब हो तो कुछ भी सकता है दोनों में से, वो डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा और कहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे इस वाले केस में ये y आया, फॉर एग्जांपल आपको टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग होनी है, तो ये y को बिल्कुल कॉर्नर पे अगर पहुंचा दूं मतलब ये L/2 हो जाना चाहिए, तो L/2 इज इक्वल टू FH/2mg। तो उस केस में f की वैल्यू हो जाएगी mgL/h, f की वैल्यू इतनी हो जाएगी और फ्रिक्शन की भी यही वैल्यू होगी। तो अगर टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग होनी है इस केस में, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन mgL/h। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन और नॉर्मल फिलहाल mg के बराबर है, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन L/h। मतलब म्यू अगर L/h से बड़ा होगा और ऐसे करके आप फोर्स लगा रहे होंगे तो फिर उस केस में टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग होगी। बट अगर म्यू L/h से छोटा है तो फिर उस केस में स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो होमवर्क जो है आपका वो है यही दो कंडीशंस निकालना इसी ब्लॉक में, अगर फोर्स में थोड़ा अलग जगह लगा रहा हूं। तो यहां पर होमवर्क है, नोट इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कि अगर ये L हाइट का ब्लॉक है और ये H हाइट का ब्लॉक है और L इसकी लेंथ है, लेकिन इस बार फोर्स जो लग रही है ये टॉप पे लग रही है, तो ये ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच है। तो क्वेश्चन है कि म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग हो, एंड म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग हो। मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी, उससे ज्यादा वैल्यू पे टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग हो जाएगी, उससे कम वैल्यू पे स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग हो जाएगी। तो जरा ये निकालेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपलिंग पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन है सीपीएस में, अगर सीपीएस आप निकालें, कुछ क्वेश्चन है टॉपलिंग पर बेस्ड।
तो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें ग्राउंड स्मूथ है, हाँ अच्छा सवाल है, देखेंगे तो ये वाले में तो रफ है, हाँ म्यू है, तो ये इसका आंसर निकालेंगे नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे अगर आप, तो ग्राउंड स्मूथ है, उसमें एक ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक है और वो दो साइड की लेंथ दे रखी है हमें, याली साइड की लेंथ a है और याली साइड की लेंथ b है, और ग्रेविटी लग रही है mg नीचे की तरफ को, mg नीचे की तरफ को लग रही है ऑब्वियसली सेंटर पे, और कैपिटल F लग रही है राइट साइड को, ठीक है। तो जमीन स्मूथ है, जमीन स्मूथ है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, फ्रिक्शन तो जीरो हो जाएगा। तो सवाल है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर टॉपलिंग। तो अगर आप देखें तो ये सिस्टम मूव करने लगेगा राइट साइड को, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। अब अगर आप देखेंगे सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट अगर फोर्सेस को एनालाइज करें तो सेंटर के अबाउट आपको ना तो ग्रेविटी का टॉर्क दिखेगा ना कैपिटल F का टॉर्क दिखेगा, ग्रेविटी का भी टॉर्क नहीं दिखेगा और कैपिटल F का भी टॉर्क नहीं दिखेगा। तो फिर अगर ग्रेविटी और कैपिटल F का टॉर्क नहीं दिख रहा है तो बॉडी में रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो उस केस में नॉर्मल जो लग रहा है वो वैसे ही लगेगा, मतलब नॉर्मल को शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी नॉर्मल क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि बॉडी रोटेट करने की कोशिश करती है तो फिर कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा दबाते हैं कहीं पे और कम दबाते हैं कहीं पे, तब नॉर्मल शिफ्ट होता है। लेकिन यहां कोई टॉर्क नहीं है तो इसलिए बॉडी रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं रख रही है, तो नॉर्मल ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो इस केस में अगर ग्राउंड स्मूथ है तो इट कैन नॉट टॉपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉपल। ये मतलब एफ आप बढ़ाते जाएंगे कुछ भी, ये टॉपल करेगा ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट विल टॉपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। तो क्यूब है, मतलब सारी साइड्स बराबर हैं ए की, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रही है नॉर्मल टू वन ऑफ द फेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ द फेस एट अ हाइट a/4 अबव द बेस। तो यहां पर फोर्स लग रही है मतलब a/4 दूरी पे, तो ये a/4 दूरी पे, सेंटर से भी a/4 दूरी होगी क्योंकि टोटल ये a/2 हो जाएगा। नाउ अबाउट द बेस, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच क्यूब बिगिंस टू टिप अबाउट एन एज। तो अगर ये F राइट को लगेगा तो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन लेफ्ट को लगेगा, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F फॉर द क्यूब टू टिप अबाउट एन एज। तो हम एज्यूम करेंगे यहां पर कि ये स्लिपिंग नहीं हुई है अभी तक, टिप मतलब टॉपल करना, तो ये स्मॉल f कैपिटल F के बराबर है। तो अगर देखेंगे तो इसके अबाउट कैपिटल F का टॉर्क ऐसे है और इसका टॉर्क ऐसे है, मतलब कैपिटल F का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, स्मॉल f का टॉर्क क्लॉकवाइज है, और स्मॉल f का टॉर्क ज्यादा बड़ा होगा सेंटर के अबाउट देखेंगे अगर, तो ये टॉर्क ज्यादा बड़ा है तो ये टॉपल मतलब नॉर्मल राइट साइड को शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंच सकता है, मतलब यहां से a/2 दूरी पे पहुंच सकता है। तो अगर अभी तक स्लिपिंग नहीं हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉपल करने के लिए कैपिटल F की वैल्यू पूछ रहा है, तो सेंटर पर बैठकर देखेंगे तो टॉर्क बैलेंसिंग फिलहाल मतलब इसको बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंचा दिया और टॉर्क बैलेंसिंग करेंगे, तो ये वाली कैपिटल F का टॉर्क F इंटू a/4 शुड बी इक्वल टू कैपिटल F, ये स्मॉल f का टॉर्क नहीं, F इंटू a/4 प्लस नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल इंटू a/2, ये दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू F इंटू a/2। तो यहां से हो जाएगा mg a/2, दैट शुड बी इक्वल टू F इंटू a/4। तो a से a कटा 1 जा 2 जा, तो F की वैल्यू आ जाएगी 2 mg। तो अगर ग्राउंड इनफ रफ है तो फिर कैपिटल F की वैल्यू 2 mg होनी चाहिए, ये तब इस कॉर्नर के अबाउट टॉपल कर सकता है, देन इट कैन टॉपल अबाउट दिस कॉर्नर। नाउ अगला है इसी में, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस सो दैट टॉपलिंग अकर। तो म्यू एस की मिनिमम वैल्यू की टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग हो एक तरीके से, तो उसके लिए स्मॉल f शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन 2 mg, तो मतलब म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन 2 mg, तो मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2, तो म्यू अगर 2 से बड़ा होगा तो उस केस में टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग होगी इस केस में। इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू मिन देन फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर टॉपलिंग। तो वो हम निकाल चुके हैं, ये 2 mg होगा मिनिमम फोर्स फॉर टॉपलिंग। इफ म्यू एस मिनिमम म्यू एस सो दैट F min कैन कॉज टॉपलिंग, वही सवाल पूछ रहा है वो, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ L
so that truck can avoid the dead end without toppling the block kept on it। तो यहां पर ये ट्रक है, तो ट्रक को अभी ट्रक कुछ चल रहा है, ट्रक की कुछ स्पीड है, ट्रक की स्पीड है अभी v, और उसको दीवार से टकराने से बचना है। तो दीवार से टकराने से बचना है तो उसको ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे, ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसमें रिटार्डेशन पैदा होगा। तो अगर वो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ L सो दैट इट कैन अवॉइड डेड एंड विदाउट टॉपलिंग द ब्लॉक केप्ट ऑन इट। तो ये ब्लॉक रखा हुआ है इस पर जिसकी विड्थ b है और हाइट h है, और ये सफिशिएंटली रफ है, मतलब फ्रिक्शन इनफ है, मतलब फ्रिक्शन इनफ है। तो हमें पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ L कि इसको टॉपल किए बिना ये रुक सके गाड़ी। तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि जस्ट यहां तक पहुंच रही है गाड़ी, कि जस्ट दीवार तक पहुंच रही है, क्योंकि उस केस में मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, मतलब उससे कम एक्सेलरेशन हुआ तो फिर ये टकरा जाएगी, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो उससे पहले रुक जाएगी। तो जस्ट यहां पर रोकें अगर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a की वैल्यू आ रही है माइनस वी स्क्वायर अपॉन एल, मतलब मैग्नीट्यूड एक है v स्क्वायर अपॉन एल। तो इस पर बैठकर अगर देखेंगे तो मैं इस पर स्यूडो फोर्स लगाऊंगा राइट साइड को, और ये स्यूडो फोर्स हर पॉइंट पे लगेगी, तो एक तरीके से उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर हो जाएगा। तो ये ma एक तरीके से फोर्स स्यूडो फोर्स लग जाएगी। इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो ऐसे करके पीछे की तरफ को पैदा होगा, तो ये फ्रिक्शन टॉर्क पैदा करेगा सेंटर के अबाउट, और ये नॉर्मल राइट साइड को शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर टॉपल ये जो नॉर्मल के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की दूरी होगी, तो ये अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, इनफ रफ है, तो एफ की वैल्यू ma के बराबर होगी। तो फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट इट विल बी f इंटू एच बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू नॉर्मल का टॉर्क n इंटू वाई। तो y की वैल्यू आ गई एफ एच अपॉन 2mg। तो अगर ये टॉपल नहीं करना है तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू b बाई टू, मतलब y को b बाई टू से छोटा होना पड़ेगा, मतलब कॉर्नर से कम दूरी तक हो तो सही है, उससे बाहर नहीं जा सकता, तब ये टॉपल कर जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई एफ एच अपॉन 2mg, दिस शुड बी लेस देन b बाई टू। तो यहां पर अगर देखेंगे mg नहीं सॉरी ma, हाँ नहीं f, हाँ f की जगह ma लिख सकते हैं, तो f की जगह लिख सकते हैं ma, तो m से m कट गया, और a की जगह लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई एल, तो v स्क्वायर बाई h इंटू टू एल शुड बी लेस देन b बाई टू। तो यहां पर से l की वैल्यू आ गई l शुड बी ग्रेटर देन v स्क्वायर h अपॉन b, मतलब l की वैल्यू v स्क्वायर h अपॉन b से ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर उस केस में बिना टकराए ये रुक सकता है इसको टॉपल किए बिना। मतलब कंडीशन क्या है यहां पर ये समझिए, वो बोल रहा है कि विदाउट टॉपलिंग द ब्लॉक इसको टकराने से बचना है, तो उसके लिए L की वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी, तो बिना इसको टॉपल करे ये दीवार से टकराने से बच जाएगा। देखेंगे जरा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट हमारा जो यहां पर है वो है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं इसको। तो बहुत बुक्स में आपको ICR लिखा हुआ मिलेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहीं पर मिलेगा आपको, ICR या IAR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कंसेप्ट है जो हमें कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को ज्यादा इजीली एनालाइज करने में मदद करता है। मतलब इसकी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन की, उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा इजीली सॉल्व करने में मदद करता है। तो पहली बात इसका मीनिंग क्या है ये समझेंगे कि ICR का मतलब क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ा है, जैसे मैं रोलिंग ही पढ़ा है हमने, जैसे रोलिंग पढ़ा है। तो रोलिंग का ही एग्जांपल लूं अगर मैं, तो रोलिंग अगर कोई बॉडी रोल कर रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन होता है और उसमें रोटेशनल मोशन होता है, दोनों मोशन प्रेजेंट होते हैं। तो उसके सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होती है और कुछ ओमेगा भी प्रेजेंट होती है बॉडी में। अब पहली बात जो ओमेगा है बॉडी की,
पहली बात ये समझेंगे आप कि ओमेगा ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी इज सेम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी। मतलब ये जो ओमेगा है ये ऐसा नहीं केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट की ओमेगा है। आप सेंटर ऑफ मास पर बैठकर किसी दूसरे पार्टिकल को देखेंगे तो वो आपको ओमेगा से मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन रिजिड बॉडी के किसी और पार्टिकल पर बैठकर भी आप देखेंगे तो भी वो उसी ओमेगा से मूव करता हुआ दिखेगा। इसको जरा समझने की कोशिश करें अगर इस बात को, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्योर रोलिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग का एग्जांपल लूं अगर मैं, तो VCM ओमेगा आर के बराबर होगा। तो फिर ये ओमेगा मैंने फिलहाल सेंटर के अबाउट लिया है, तो ये पॉइंट अगर देखेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM इधर होगी और इसकी ओमेगा आर रोटेशन की वजह से इधर होगी, तो इसकी टोटल वेलोसिटी इस तरफ को हो जाएगी VCM√2, क्योंकि ओमेगा आर VCM के ही बराबर होगा एक तरीके से। और ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखें, टॉप वाले पॉइंट की VCM राइट को और ओमेगा आर भी राइट को, तो इस वाले पॉइंट की टोटल वेलोसिटी अगर देखेंगे तो 2 VCM होगी बेटा। ये वाले पॉइंट की अगर देखें तो ये वाले पॉइंट की VCM इधर और ओमेगा आर इधर, तो इस वाले पॉइंट की टोटल वेलोसिटी होगी VCM√2 इस तरफ को, तो VCM√2 इस तरफ को होगी इसकी टोटल वेलोसिटी। ठीक है, अब जमीन वाले जो कांटेक्ट पॉइंट है इसकी प्योर रोलिंग अगर हो रही है तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाती है 0। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मैं अलग अलग नाम दे रहा हूं इन पॉइंट्स को, जैसे ये सेंटर का पॉइंट है C या O बोल देता हूं इसको O, ये वाला पॉइंट है फॉर एग्जांपल A, ये है B, ये है C और ये है D, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं इस बॉडी के। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया है फिलहाल, कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फॉर एग्जांपल मैं जरा बैठ के देखता हूं किसी दूसरे पॉइंट पर बैठकर किसी दूसरे पॉइंट को, जैसे D पर बैठकर मैं A को देखूं, D पर बैठकर अगर A को देखूं तो क्या दिखेगा, D पर बैठकर अगर A को देखूं तो क्या नजर आएगा, जरा इस बात को समझें। तो D पर अगर आप बैठे हैं तो D की टोटल वेलोसिटी अगर देखेंगे ग्राउंड फ्रेम में, तो D की टोटल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है V√2 और इसकी टोटल वेलोसिटी इस तरफ है 2v, मतलब VCM वही। तो अगर D पर बैठकर A को देखेंगे तो क्या दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ D, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू D इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ D, मतलब ये सॉरी V√2, तो ये V√2 ऐसे करके मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। तो ये अगर देखेंगे तो ये V और ये V, तो ये वाला V एक V से कैंसिल होगा, तो यहां पर बैठकर देखेंगे तो ये V और ये V बचेगा, तो ये इधर को दिखेगा V√2 वेलोसिटी। मतलब D पर बैठकर A को देखेंगे तो आपको A की वेलोसिटी इस तरफ को दिख रही है V√2, और D से ये जो दूरी दिख रही है ये दूरी दिखेगी R√2, मतलब A पॉइंट की दूरी D से जो है वो R√2 है। तो ओमेगा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू D विल बी इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन R। अगर याद हो ये ओमेगा की डेफिनेशन होती है, ओमेगा का बेसिक डेफिनेशन होता है। तो V परपेंडिकुलर, ये देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, तो V परपेंडिकुलर यहां पर V√2 है और डिस्टेंस है R√2, तो ओमेगा ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू A निकल के आ गया V/R विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा। मतलब C के अबाउट जो ओमेगा दिख रहा था A का, D पर बैठकर भी एग्जैक्टली सेम ओमेगा दिख रहा है। D पर बैठकर जैसे C को देख लीजिए बेटा, C को देख लें अगर, तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D विल बी वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ D। तो ये अगर देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके मैंने ऐड किया, तो ये इससे कटा तो ये 2v आ गया। मतलब D पर बैठकर अगर आप B को देखेंगे तो आपको इसकी वेलोसिटी 2v दिखाई देगी नीचे की तरफ को, और यहां से ये दिखाई देगा 2r दूरी पे। तो ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D वो क्या दिखाई देगी, तो ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D विल बी V परपेंडिकुलर अपॉन R विच विल बी 2v अपॉन 2r, 2v अपॉन 2r। तो ये भी आ गया V/R। मतलब B को आप देख रहे हैं D पर बैठकर तो भी ओमेगा सेम दिखाई देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पर ये समझाने के लिए कि एक रिजिड बॉडी का अगर कुछ ओमेगा होता है तो वो ओमेगा ऐसा नहीं कि एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के अबाउट है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी about any other point of the same rigid body will be same for all the points। मतलब आप रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट को देखें, उसी रिजिड बॉडी के किसी दूसरे पॉइंट पर बैठकर, तो आपको हर पॉइंट के अबाउट सेम ओमेगा दिखेगा।
ये जरूरी है, मस्ट है। और ये रिजिड बॉडी में ही ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिजिड बॉडी का शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। तो शेप अगर ओमेगा अलग अलग पॉइंट से आपको अगर ओमेगा अलग अलग दिखेगा तो शेप चेंज हो जाएगा बॉडी का, उस केस में बॉडी रिजिड नहीं रहेगी। लेकिन अगर बॉडी रिजिड है, ध्यान से सुनेंगे, अगर बॉडी रिजिड है तो फिर जितनी देर में, अगर बॉडी रिजिड है पहली बात, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी should remain constant। तो तभी तो हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है दो पॉइंट्स के बीच, तो किसी एक पॉइंट पर बैठकर दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो दूसरा पॉइंट पक्का सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। मतलब आप डी पर बैठकर ओ को देखें, डी पर बैठकर ए को देखें, डी पर बैठकर बी को देखें, डी पर बैठकर सी को देखें, तो आपको डी पर बैठकर बाकी सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेंगे। और बाकी सारे पॉइंट्स आपको सेम ओमेगा का सर्कुलर मोशन करते हुए दिखने चाहिए, अलग अलग ओमेगा नहीं होनी चाहिए, सेम ओमेगा। क्यों? क्योंकि अगर ओमेगा अलग हुई, जैसे फॉर एग्जांपल ए की ओमेगा और बी की ओमेगा डी के अबाउट अगर अलग हुई, तो मतलब ए जितना एंगल मूव किया और ये जितना एंगल मूव किया अगर अलग अलग है, ओमेगा अलग अलग है, तो एक पूरा चक्कर काट के ए जब आएगा तो बी यहां पर नहीं होगा, तो इसका मतलब बॉडी का शेप बदल जाएगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बॉडी रिजिड है। तो क्या सीखा हमने यहां से कि रिजिड बॉडी में जो ओमेगा होती है वो हर पॉइंट के अबाउट सेम होती है, अबाउट एवरी पॉइंट ओमेगा इज सेम, अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी ओमेगा ऑफ एनी अदर पॉइंट ऑफ द सेम रिजिड बॉडी इज सेम। ठीक है। नाउ तो जो आईसीआर का कंसेप्ट है वो क्या है? तो आईसीआर एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जिस पॉइंट की खुद की वेलोसिटी जीरो होती है। मतलब अभी तक जो हम लिख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे डी पॉइंट के अबाउट लिख रहा था मैं, डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये जरूरी नहीं है मैं केवल सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख सकता हूं, ये किसी भी पॉइंट के लिए लिखा जा सकता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट ये इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है। मतलब डी पॉइंट से आप लिख सकते हैं, ए पॉइंट से लिख सकते हैं, सेंटर से भी लिख सकते हैं। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास या सेंटर जो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर था उसके अबाउट देख रहे थे। तो उसकी वेलोसिटी वीसीएम थी, तो उसके अबाउट जो वेलोसिटीज दिख रही थी उनका वेक्टर एडिशन कर रहे थे। बट दिस इक्वेशन इज ट्रू अबाउट एनी पॉइंट। नाउ फॉर एग्जांपल एक ऐसा पॉइंट है, ये डी जो है फॉर एग्जांपल ऐसा पॉइंट है कि उसकी खुद की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। अगर ऐसा है then velocity of any point with respect to ground will be velocity of that point with respect to d। अगर d की खुद की वेलोसिटी जीरो है तो उस केस में, और d के अबाउट वो पॉइंट p हमको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, तो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा तो फिर d एक तरीके से खुद रेस्ट पे है ग्राउंड के फ्रेम में, तो इट इज लाइक वो d के अबाउट हिंज्ड है। अगर आपको प्योर रोटेशन याद हो तो प्योर रोटेशन में क्या होता था? प्योर रोटेशन में एक पॉइंट हिंज्ड पॉइंट होता था, हिंज पॉइंट के अबाउट ओमेगा होती थी, तो हिंज पॉइंट के अबाउट x दूरी पे ये ओमेगा x वेलोसिटी होती थी, तो यही इसकी ग्राउंड के सेट में भी वेलोसिटी होती थी। तो अगर यहां पर अगर बॉडी में कोई ऐसा पॉइंट है फॉर एग्जांपल जिसकी खुद की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है, तो उस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट जो भी वेलोसिटी नजर आएगी वही टोटल वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे प्योर रोलिंग में ये पॉइंट है, अगर प्योर रोलिंग कर रही है बॉडी VCM इजिकल टू ओमेगा आर है, तो ये पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है, तो कांटेक्ट पॉइंट की खासियत है कि इसकी वेलोसिटी ये C विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होती है जीरो होती है, तो C की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है। अब जो भी ओमेगा है वो इस पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा वही है, ओमेगा नहीं बदला है, ओमेगा हर पॉइंट के अबाउट सेम रहता है रिजिड बॉडी में। तो ये P जो C पॉइंट है उसके अबाउट भी ओमेगा सेम है। तो C के अबाउट जरा देखें बेटा ध्यान से, C के अबाउट देखेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट को देखें तो यहां से दूरी 2r है, तो इसके अबाउट जो वेलोसिटी दिखेगी वो दिखेगी 2 ओमेगा r वेलोसिटी दिखेगी। याले पॉइंट को देखें तो याले पॉइंट की वेलोसिटी दिखेगी ओमेगा इंटू r रूट 2। याले पॉइंट को देखें
तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी दिखेगी ओमेगा इंटू आर रूट टू, क्योंकि ये दूरी आर रूट टू है, ये आर रूट टू है। तो ये एक तरीके से ओमेगा आर वीसीएम के बराबर है, तो ये 2 वीसीएम, ये हो जाएगा वीसीएम रूट टू, और ये हो जाएगा वीसीएम रूट टू। तो ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो जो वेलोसिटीज ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअली में है इन पॉइंट्स की, तो अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो इस पॉइंट के अबाउट जो भी वेलोसिटी नजर आ रही है गिवन पॉइंट्स की, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी होगी। दैट विल बी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बात अगर समझे ध्यान से तो ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहां हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे तो इसकी मदद से फायदा क्या होता है, आईसीआर। तो दिस इज आईसीआर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। वर्ड देखिए जरा क्या है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब एक तरीके से इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी इस मोमेंट पे प्योर रोटेशन करती हुई दिख रही है हमको। एक्चुअली में उसका प्योर रोटेशन नहीं हो रहा है, इट इज डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट वो अभी प्योर रोटेशन मोशन करती हुई दिख रही है। तो एक तरीके से जो हमारा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन होता है वो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना। तो इसकी मदद से, आईसीआर की मदद से हम ये जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है उसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी को थोड़ा इजियर, थोड़ा आसानी से एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीआर। आईसीआर की मदद से थोड़ा आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में अगर मैं देखूं कि ये हमारा जो रिजिड रोलिंग कर रही है, अगर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रही है, तो इसमें जो हमारे ये पॉइंट्स हैं कि ये वीसीएम है और ये ओमेगा है और वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये मेरा आईसीआर है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बॉडी में वीसीएम से कम स्पीड वाले पार्टिकल्स का नंबर और वीसीएम से ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स का नंबर, तो किसका नंबर ज्यादा है और किसका नंबर कम है, अगर मैं ये पूछूं आपसे। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरकमफेरेंस पे, इस सरकमफेरेंस पे जरा मुझे बताइए कितने पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वीसीएम के बराबर है। सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी वीसीएम के बराबर है। तो अब जैसे ये वाले की अगर याद हो आपको, वेलोसिटी 2 वीसीएम होती है, इसकी वीसीएम रूट 2 होती है, इसकी वीसीएम रूट 2 होती है। तो सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी वीसीएम के बराबर है, तो वो देखना सेंटर के अबाउट देखना मुश्किल है। लेकिन आईसीआर अगर मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट आईसीआर है, इसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, तो इसकी ग्राउंड के सेंटर वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसके अबाउट ओमेगा है बॉडी का, तो वीसीएम ओमेगा आर के बराबर होता है। तो जिन जिन पॉइंट्स की दूरी इससे आर डिस्टेंस के बराबर है, उन पॉइंट्स की वेलोसिटी वीसीएम के बराबर होगी, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये बाकी सारे पॉइंट्स जो सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेंगे, तो ये आर दूरी पे है जैसे ये पॉइंट, तो ये आर दूरी पे जो पॉइंट है, अगर इसको लेके मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ करूं आर रेडियस का, तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहां पे ये आर रेडियस का सर्कल 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी वीसीएम के ही बराबर होगी। इससे नजदीक के जो भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी विल बी लेस देन वीसीएम, और इससे दूर जो भी पॉइंट्स है ये, तो इन पॉइंट्स की वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन वीसीएम। जरा ध्यान से देखिए बेटा कैसे मैं ये इमेजिन कैसे कर रहे हैं हम। तो एक तरीके से जिनकी वेलोसिटी वीसीएम से ज्यादा है, उन पार्टिकल्स का नंबर, डिस्क अगर लूं तो उनका नंबर ज्यादा है कंपेयर टू जिनकी वेलोसिटी वीसीएम से कम है। और अगर सरकमफेरेंस पे देखें तो 2 पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वीसीएम के बराबर है। आप उनकी पोजीशन भी निकाल सकते हैं, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल यहां से 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये पॉइंट की वेलोसिटी एग्जैक्टली वीसीएम के बराबर है और ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी वीसीएम के बराबर है। तो ये हमने देखा आईसीआर की मदद से ये प्योर रोलिंग में वेलोसिटीज को एनालाइज करने में मदद होती है। लेकिन केवल रोलिंग ही नहीं, और भी बॉडीज जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही हो, तो उनमें आईसीआर से हम वेलोसिटी को ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं।
तो आईसीआर निकालने का तरीका समझेंगे बेटा। तो इमेजिन करिए एक कोई भी रैंडम बॉडी है, फॉर एग्जांपल उसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी। तो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है, ये रिजिड बॉडी है v1, और बी पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ है v2। तो नहीं, इस तरफ नहीं हो सकती, ये नजदीक नहीं आ सकते ना एक दूसरे के, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v2। नाउ तो सवाल है, अगर इनके बीच की दूरी कुछ r है, तो पहले तो पूछा जा रहा है, रिजिड बॉडी है तो पहले पूछा जा रहा है व्हाट इज द ओमेगा ऑफ दिस सिस्टम, ओमेगा कितना है इस रिजिड बॉडी का। फॉर एग्जांपल ये एंगल अल्फा है और याला एंगल बीटा दिया हुआ है। तो अगर आपको ओमेगा निकालना है रिजिड बॉडी का, अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, तो किसी भी एक पॉइंट पर बैठकर दूसरे पॉइंट को एनालाइज कर लीजिए। जैसे ए पर बैठकर बी को देख लूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये v1 cos अल्फा लेफ्ट को आएगा और v1 sin अल्फा इधर को आएगा, और v2 का कंपोनेंट v2 cos बीटा इधर को होगा और v2 sin बीटा इधर को होगा। अगर देखेंगे तो पहली बात तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, तो एक इक्वेशन यहां सेटिस्फाई होनी चाहिए, v2 cos बीटा शुड बी इक्वल टू v1 cos अल्फा, ये होना जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर B और A के बीच की दूरी बदलने लगेगी, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर रिजिड बॉडी। ये हमारी रिजिड बॉडी है, तो एक इक्वेशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ओमेगा अगर देखूं, ये A पर बैठकर मैं B को देख रहा हूं, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन R। तो V परपेंडिकुलर जो दिख रही है वो दिख रही है V2 sin बीटा प्लस V1 sin अल्फा डिवाइडेड बाई R। तो ये हो जाएगा हमारा इस बॉडी का ओमेगा, और बॉडी का जो भी ओमेगा है वो ओमेगा हर पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा, हर पॉइंट के अबाउट वो ओमेगा सेम रहेगा। नाउ ये तो हमने सीखा ओमेगा निकालना, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है, अगर आपको बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटी दी हुई है तो आप कैसे आईसीआर की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो आईसीआर की पोजीशन निकालने की ट्रिक जो है यहां पर वो है कि जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, और जो दूसरी वेलोसिटी है उसके भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो ये दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे वही पॉइंट हमारा आईसीआर होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, वही पॉइंट हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। क्यों, जरा समझेंगे। मतलब V1 के परपेंडिकुलर और V2 के परपेंडिकुलर ये दोनों लाइंस जहां पे मीट कर रही हैं वो पॉइंट हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। क्यों, जरा इस बात को समझिए। मतलब बॉडी का ये पॉइंट, क्योंकि बॉडी के इस पॉइंट को अगर देखें आप, तो बॉडी के इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। क्यों, मान लेते हैं जीरो नहीं है, तो इसके अबाउट ओमेगा तो है, ओमेगा तो बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट है ओमेगा, तो ओमेगा अगर है इसके अबाउट, तो और इस पॉइंट पर बैठकर ए को देखेंगे तो आपको V1 की डायरेक्शन में ओमेगा आर दिखेगा, मतलब ओमेगा इंटू ये V1 की डायरेक्शन में दिखेगा। और अगर इसकी कुछ भी वेलोसिटी है तो फिर वो उसके साथ ऐड होगी, तो विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इसकी टोटल वेलोसिटी ही V1 है। तो इसलिए इस पॉइंट की किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, कुछ और एक्स्ट्रा वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इस तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ज्यादा से ज्यादा इस तरफ हो सकती है, इसके परपेंडिकुलर। मान लेते हैं इसके परपेंडिकुलर हुई VC1। तो B को अगर देखेंगे तो फिर B की वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी VC1, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि B के लिए V2 जो है वो ओमेगा आर उसी की डायरेक्शन में, ओमेगा इंटू R2 उसी की डायरेक्शन में होगा, तो उसमें VC1 जोड़ेंगे तो इसकी टोटल वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। मतलब C पर बैठकर आपको A की वेलोसिटी जो दिख रही है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम दिख रही है, और B की वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम दिख रही है, और यही इनकी टोटल वेलोसिटीज भी हैं। इसलिए C की ग्राउंड के स्टेट में वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। ये बात समझेंगे। तो उल्टा चल रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं अगर मुझे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी पता है तो उनके परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो मुझे आईसीआर पता चल जाएगा। जैसे यही रोलिंग में ही एक बार मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं। रोलिंग के दो पॉइंट्स हैं मेरे,
एक पॉइंट ये है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है टॉप मोस्ट पॉइंट की जो 2 VCM होती है, और इसकी टोटल वेलोसिटी इस तरफ है v√2। अगर आप ध्यान से देखें, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आ रहा है, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आ रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब हमारा बॉडी का ICR जो है वो ये है। तो इस तरीके से आप ICR निकाल सकते हैं अगर आपको किसी रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है तो उन वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो आपको जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर्स मीट कर रहे हैं वो ICR होगा। कभी कभी कुछ एग्जांपल्स में कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं कि ये हमारी रिजिड बॉडी है और ये पॉइंट है 2 और इनकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ऐसे करके है, मतलब इस तरीके से है पॉइंट बॉडीज। तो इस बार क्या है, दोनों वेलोसिटीज पैरेलल हैं एक दूसरे के, v1 और v2 पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये इनको परपेंडिकुलर भी हैं। तो फिर उस केस में ICR कैसे फाइंड करना है? उस केस में आपको कुछ नहीं, ये दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करिए और इनके हेड को ज्वाइन करते हुए इनकी कनेक्टिंग लाइन से जहां पर इनके हेड की ज्वाइनिंग लाइन मीट कर रही है वही मेरा ICR होगा, वही मेरा ICR होगा। ये A और B पॉइंट अगर हैं तो ये पॉइंट जो होगा इसके अबाउट ये R1 दूरी है अगर, और ये अगर R2 दूरी है, तो इसके अबाउट जो ओमेगा होगा ये V1 ओमेगा, ये V1 ओमेगा R1 के बराबर हो जाएगा और V2 ओमेगा R2 के बराबर हो जाएगा। तो एक तरीके से V जो है लीनियरली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इसलिए ये निकल के आ रहा है कि आप इन दोनों वेक्टर्स के हेड को कनेक्ट करेंगे तो जहां पर ये इनकी लाइन को मीट करेगा वहां पर हमारा ICR होगा। जैसे कि ये रिजिड, ये रोलिंग में ही बात करूं अगर मैं, तो अगर आपको याद हो प्योर रोलिंग जब होती है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2 VCM के बराबर होती है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM के बराबर होती है। तो अगर इन दोनों को आप ये ज्वाइन करेंगे दोनों के सेंटर्स को, तो ये इनके कनेक्टिंग लाइन को यहां पर मीट करेगा। अगर आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये सिमिलर ट्रायंगल बनके यहां मीट करेगा, तो यही हमारा ICR है। तो ये टेक्निक्स हैं दो, मैंने आपको ये टेक्निक बताई कि अगर आपको किसी सिस्टम के 2 पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता है तो आप कैसे ICR की पोजीशन पता लगा सकते हैं। नाउ इसको यूज करते हुए मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूं जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ICR का। वो है एक दीवार है और एक फ्लोर है और इस पर एक ऐसे करके रॉड है। तो ये जो रॉड है, ये रॉड ऐसे करके रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल इस पर, अब ये रॉड इस पर स्लिप कर रही है, तो ये रिजिड बॉडी है ये रॉड, तो इसके इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v1 है और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v2 है। एट दिस मोमेंट ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी लेंथ है l। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दिस मोमेंट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है आपको एट दिस मोमेंट, कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है एट दिस मोमेंट। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना नॉर्मल तरीके से इतना आसान नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ये काफी डिफिकल्ट जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये प्योर ट्रांसलेशन या प्योर रोटेशन कर रहा है। दिस बॉडी इज डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहां पर हम टेक्निक अपनाएंगे ICR की। अब मुझे ये पता है कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। अच्छा, पहले v1 और v2 में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं आप थीटा की मदद से। ये थीटा के साथ अगर ये v2 नहीं भी दिया है फॉर एग्जांपल, केवल v1 भी दिया है, v1 और थीटा दिया है, तो v2 नहीं दिया है आपको, तो आप v2 भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ICR। और ये हमने पहले भी निकालना सीखा है वैसे कंस्ट्रेंट से, कि भाई अगर ये वेलोसिटी v2 है तो ये v1 का ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अगर 2 कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो अलोंग द रॉड कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos थीटा। तो v1 cos थीटा रेट से रॉड की लेंथ बढ़ रही है, ये v2 है, तो v2 को कंपोनेंट अगर तोड़ूंगा तो थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, तो अलोंग द रॉड कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin थीटा। तो v2 sin थीटा रेट से रॉड की लेंथ घट रही है, तो v1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू v2 sin थीटा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी यहाँ पर। तो यहां से आप v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बल्कि कि v2 इज v1 cot थीटा। तो अब यही चीज मैं निकालना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ ICR। तो ICR है कहां पर इस बॉडी का, सबसे पहली बात तो ICR देखना मैंने सिखाया था कि ICR अगर आपको पता करना है तो जो हमारा बॉडी के किन्हीं 2 पॉइंट्स की वेलोसिटीज हैं तो इन वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो जैसे ये v1 के परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप तो वो इधर को आएगा, और v2 के परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे
तो वो इधर को आएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स अगर आप देखें तो ये यहां पर मीट करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर्स। नाउ तो ये हमारा आईसीआर है। अब सवाल है, आप बोलेंगे भाई ये तो ये पार्टिकल मतलब ये पॉइंट तो बॉडी के बाहर का पॉइंट है कि ये यहां तो बॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको आप आईसीआर कैसे बोल सकते हैं? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये बात इमेजिन करने के लिए। इमेजिन करिए ये रॉड है, लेकिन ये एग्जैक्टली रॉड ना होके ये इस तरीके से डिस्क है, मतलब ऐसे करके बड़ी सी डिस्क है, ये ऐसे बड़ी सी डिस्क है, और इस डिस्क के बाकी सब पार्टिकल्स मासलेस है, ऑल अदर पार्टिकल्स आर मासलेस, और केवल मास जो है ये वाली साइड में है, बाकी सब पार्टिकल मासलेस हैं। तो फिर ये ऐसे स्लिप कर रही है, तो डिस्क के पार्टिकल्स, बाकी पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। तो लेकिन इस एट दिस मोमेंट डिस्क के ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी एट दिस मोमेंट जीरो होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा यही पार्टिकल आईसीआर रहेगा, अगले मोमेंट पे कोई दूसरा पार्टिकल आईसीआर हो जाएगा, फिर अगले मोमेंट पे कोई तीसरा पार्टिकल आईसीआर हो जाएगा। तो आईसीआर के पार्टिकल बदलते रहेंगे, आईसीआर के पॉइंट बदलते रहेंगे। बस ये इमेजिन करने के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं यहां पर कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि बॉडी से बाहर भी आईसीआर लाई कर सकता है। तो इमेजिन करिए कि बॉडी केवल यहां नहीं है, ये पूरी बॉडी है, मतलब सेम रिजिड बॉडी है, बस बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो मासलेस हैं। तो आपको इमेजिन करने में ज्यादा आसानी होगी। तो फिलहाल ये पॉइंट हमारा आईसीआर है, तो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है इसके अबाउट, तो ये दूरी अगर देखेंगे तो दिस इज एल साइन थीटा एंड दिस डिस्टेंस इज एल कॉस थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो ओमेगा विल बी इक्वल टू वी परपेंडिकुलर v1 अपॉन एल साइन थीटा, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी। तो इसकी मदद से आप v2 भी निकाल सकते हैं, v2 हो जाएगा ओमेगा इंटू एल कॉस थीटा, और ओमेगा है v1 अपॉन एल साइन थीटा, तो इंटू एल कॉस थीटा, तो एल से एल कटेगा, तो ये आएगा v1 कॉट थीटा। मतलब वही वैल्यू निकल के आ रही है जो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट से निकल के आई। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर थी वो थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी थी मुझे। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आपको बतानी है तो सेंटर को कनेक्ट, ये आईसीआर से कनेक्ट करने वाली लाइन जो है ये एक रेक्टेंगल बनेगा, उसमें ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये डायगोनल की लेंथ अगर एल है तो ये वाले डायगोनल की लेंथ भी एल होगी, और ये हो जाएगा l/2 दूरी। तो मतलब फिलहाल जो सेंटर है हमारा रॉड का जो सेंटर है उसकी आईसीआर से दूरी l/2 है। तो यहां से जो वेलोसिटी दिखेगी वो दिखेगी मुझे ऐसे करके, ये परपेंडिकुलर दिखेगी और ओमेगा l/2 दिखेगी। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पूछा जाए आपसे तो हो जाएगा ओमेगा l/2 एट दिस मोमेंट। तो ओमेगा l/2 ये हो जाएगा, ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं v1 अपॉन एल साइन थीटा इंटू l/2। मतलब इस मोमेंट पे जो सेंटर की वेलोसिटी है वो v1 अपॉन 2 साइन थीटा है। जो सेंटर की वेलोसिटी है इट इज v1 अपॉन 2 साइन थीटा एट दिस मोमेंट। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है इट इज v1 अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इस तरीके से देखनी आनी चाहिए आपको, इस तरीके से ओमेगा वगैरह देख सकते हैं। तो ये जो है इसका एक और यूज है, वो है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ आईसीआर। तो आईसीआर की मदद से आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं कि प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आईसीआर के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करते हुए दिख रही है। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी जैसे होती है हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। अगर याद हो आपको, ये हमने बात की थी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की। बट दिस इज इक्वल टू हाफ आई आईसीआर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके बराबर होती है, ये सेम आएगी क्योंकि आईसीआर की खुद की वेलोसिटी जीरो है तो उसकी v जीरो हो जाएगी। तो आईसीआर के अबाउट आपको प्योर रोटेशन मोशन करती हुई दिख रही है बॉडी, जैसे यही हमारी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। तो अगर ये v है और ये ओमेगा है और ये फॉर एग्जांपल सॉलिड सिलेंडर है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ आई हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 विच इज 3/4 इंटू mv स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी।
लेकिन अगर आप इसके आईसीआर को जज कर सकते हैं तो आईसीआर के अबाउट देखेंगे अगर, तो केवल ओमेगा दिखाई देगी। आईसीआर के अबाउट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई आईसीआर, विच विल बी mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, ये मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो ये आ जाएगा 3/4 mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो 3/4 इंटू एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि सेम आ रही है, मतलब जो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल से आ रही है वही चीज ट्रांसलेशनल से भी, वही चीज प्योर रोटेशन से भी वही काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है। आईसीआर के अबाउट अगर आप प्योर रोटेशन इमेजिन करें, जैसे इस वाले केस में अगर आपको ओमेगा पता चल गया फॉर एग्जांपल, तो आप बस इसके अबाउट आई निकाल लीजिए। इसके अबाउट आई हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 4। तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी एट दिस मोमेंट। ठीक है, नाउ इसमें एक और क्वेश्चन जो आता है आईसीआर से रिलेटेड, काफी बार आपको बुक्स वगैरह में भी मिल जाएगा वो क्वेश्चन, तो उसका बस एक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं उस क्वेश्चन का, कि अगर एक रॉड है ऐसे करके, ये रॉड है और ये वर्टिकल रॉड है, और ये वर्टिकल रॉड एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, स्मूथ ग्राउंड पे रखी हुई है ये वर्टिकल रॉड। नाउ ये वर्टिकल रॉड स्मूथ ग्राउंड पे रखी हुई है, ये ग्राउंड जो है वो स्मूथ है, और यहां पर एम मास एल लेंथ की रॉड है, और यहां पर से ये छोड़ दी, तो फ्रिक्शन तो लग नहीं सकता, तो इस पर केवल दो फोर्सेस लग सकती हैं, ग्रेविटी और नॉर्मल, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही होंगी। तो फोर्स इज ओनली इन वाई डायरेक्शन। अगर फोर्स केवल वाई डायरेक्शन में है तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां है तो ये थोड़ी देर के बाद रॉड अगर टेढ़ी दिखेगी, कुछ इस तरीके से टेढ़ी दिखती है अगर, तो सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसे नीचे की तरफ को आएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ को आएगा, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल एट एनी गिवन मोमेंट इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऑब्वियसली लेफ्ट या राइट को ही हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v1 है और ये एंगल है थीटा, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है इस मोमेंट पे। तो इसको करने का तरीका देखिए इस क्वेश्चन को। पहली बात, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पक्का वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड ही हो सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसकी वेलोसिटी पक्का वर्टिकल डाउनवर्ड होगी। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड, ये लेफ्ट, तो इसका अगर इस सिस्टम का आईसीआर देखने की कोशिश करें तो इस वीसीएम के परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और V1 के परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये यहां पर मीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आईसीआर, ये हो जाएगा इस सिस्टम का आईसीआर। तो इस सिस्टम का आईसीआर अगर ये है तो इसके अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो मैं निकाल सकता हूं आराम से। ये दूरी l/2 है, ये l/2 साइन थीटा है, तो V1 विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू l/2 साइन थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2v1 अपॉन l साइन थीटा, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। एक बार ओमेगा की वैल्यू पता चली तो VCM भी पता लगा सकते हैं आप, VCM हो जाएगा ओमेगा इंटू l/2 कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2v1 अपॉन l साइन थीटा इंटू l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर से आ जाएगा v1 कॉट थीटा। तो इस तरीके से आप VCM पता लगा सकते हैं, और ये हमारा ICR है। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स कैसा मोशन करेंगे, बॉडी के बाकी पॉइंट्स कैसा मोशन करेंगे, तो व्हाट विल बी द मोशन पाथ फॉलोड बाय अदर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरे पार्टिकल्स हैं बॉडी के, वो एलिप्टिकल मोशन फॉलो करेंगे। जब आप एलिप्स पढ़ लेंगे तो तब मैं ये समझा सकता हूं आपको क्यों एलिप्टिकल, लेकिन मैं एक ऐसे पॉइंट की बात करना चाहता हूं जो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, मतलब इस बॉडी का, इस रॉड का कौन सा पॉइंट है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा। तो इस बात को इमेजिन करना वैसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ये डायग्राम आप देखें तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे इस गिवन कंडीशन पे ये पॉइंट आईसीआर है, ये इनिशियल पॉइंट जो कि जो कांटेक्ट पॉइंट था रॉड का, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है,
ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये हमेशा l/2 दूरी होगी, तो ये दूरी हमेशा l/2 है, तो ये भी l/2 होगी, तो ये वाली दूरी हमेशा l/4 रहेगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो ये कांटेक्ट पॉइंट से, जो ओरिजिनल कांटेक्ट पॉइंट था जमीन के साथ, उससे इसकी दूरी हमेशा l/4 रहेगी। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट था ये l/4 दूरी पे ही रहेगा हमेशा। तो ये जो यहां से l/4 दूरी का जो पॉइंट है उसके द्वारा जो पाथ फॉलोड होगा वो एक तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन जो होगा किस पॉइंट के किस पॉइंट का, बॉडी रॉड के किस पॉइंट का सर्कुलर मोशन होगा, तो वो है बॉटम से l/4 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन करेगा। बाकी पार्टिकल्स जो है वो इलिप्टिकल मोशन करेंगे। वो हम इक्वेशन वगैरह निकाल सकते हैं, जब आप इलिप्स वगैरह पढ़ लेंगे मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके बाद हम इक्वेशन वगैरह निकाल सकते हैं उसकी। ठीक है, हाँ, तो ये ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हमने खत्म किया आज। तो एक टॉपिक और है वैसे, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी, ओलंपियाड में आते हैं, मैं वो बाद में कभी कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा हूं उसको, क्योंकि उस पर जेई मेंस या जेई एडवांस में कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आया है वैसे, लेकिन उसके बिना भी वो हो जाता है। उस टॉपिक का नाम है प्रेसिशन। प्रेसिशन मैं समझाऊंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद। उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लगाऊंगा केवल प्रेसिशन के लिए। तो प्रेसिशन का टॉपिक, प्रेसिशन क्या होता है, वो मैं एक स्पेशल लेक्चर में, प्रेसिशन जो है क्या होता है वो मैं एक स्पेशल लेक्चर में कराऊंगा अलग से। अभी लेकिन पहले बाकी कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प कर लीजिए, उसी के बाद प्रेसिशन को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि प्रेसिशन थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। तो इसलिए बाकी रोटेशन अभी जितना हुआ है इतना फिनिश करिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। लेटर ऑन मैं एक लेक्चर में प्रेसिशन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थियरी खत्म हुई है यहाँ पर। मतलब वैसे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको रोटेशन में, बहुत बहुत प्रैक्टिस मांगता है रोटेशन का टॉपिक। तो अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है आपको अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।